अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन एपी के। सो गाइस, आज हम जिस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यामाहा YB125Z DX। इसमें हम यामाहा YB125Z के बारे में बात कर लेंगे क्योंकि यामाहा YB125Z और YB125Z DX जो है वो सेम ही है सिवाय डिस्क ब्रेक के। आपको YB125Z DX के अंदर सिर्फ ग्राफिक्स में DX लिखा हुआ मिलेगा और उसके अलावा आपको डिस्क ब्रेक का एडिशन मिलेगा और एलॉयज़ का एडिशन मिलेगा। इसके अलावा कुछ एडिशन नहीं है। बाकी YB125Z और YB125Z DX बाकी ओवरऑल सेम टू सेम है इन दो तीन चीज़ों के अलावा। सो गाइस, आज हम इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा मैं आपको एंड में प्राइस भी बताऊंगा इस बाइक की। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस बाइक के प्रोज के साथ। और प्रोज में जो मैंने सबसे पहली चीज़ ऐड की है वो है इस बाइक के अंदर वाइब्रेशनलेस एंड पावरफुल इंजन। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने डिफरेंट रिव्यूज़ में देखा होगा कि हर कोई इस बाइक के इंजन की बहुत तारीफ़ करता है। इसका इंजन वाकई तारीफ़ के काबिल है। इस बाइक के इंजन के अंदर आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी और उसके अलावा आपको इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड मिलेगा, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बहुत ही कम हो जाती हैं। और वाइब्रेशंस ना होने के साथ साथ इस बाइक के अंदर पावर भी है। आपको इस बाइक के अंदर थोड़ी सी पावर भी मिलेगी। और उसके अलावा आपको इस बाइक के अंदर जो शॉक्स हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। आपको इस बाइक के अंदर जो सीट है वो भी अच्छी मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट है जो कि वाइब्रेशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। तो आप जब बाइक को चला रहे होते हैं 60 तक या आप 70 तक भी ले जाते हैं तो आपको वाइब्रेशंस कुछ खास फील नहीं होती इस बाइक के अंदर। और उसके अलावा इस बाइक की पावर भी अच्छी है। इस बाइक को 120 तक कई लोग लेके जा चुके हैं, 120 से ऊपर तक ले गए हैं कई लोग। इसके अलावा हम अपने सेकंड प्रो की तरफ चलेंगे तो वो है इस बाइक के अंदर कंफर्टेबल सीट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइब्रेशनलेस तो ये है, लेकिन इसके साथ साथ इस बाइक की जो सीट है वो वन ऑफ द बेस्ट सीट्स है इन बाइक्स। इस बाइक की जो सीट है, अभी तक मैं किसी और बाइक की सीट में नहीं बैठा जो इतनी कंफर्टेबल हो। इस बाइक की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल बनाई है यामाहा ने। इवन YBR और YBR125G की इतनी कंफर्टेबल सीट नहीं है जितनी आपको YB125Z और YB125Z DX की सीट कंफर्टेबल मिलेगी। इस बाइक की बहुत सॉफ्ट और बहुत कंफर्टेबल सीट है और उसके साथ साथ इस बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो भी बहुत अच्छा है और ये आपको बेनिफिट देता है लॉन्ग टूर के लिए। इसके अलावा हम थर्ड प्रो की तरफ चलेंगे तो वो है इस बाइक का स्मूथ गियर बॉक्स। इस बाइक को मैंने पर्सनली चलाया है और कुछ बाइक्स होते हैं ऐसे जो वैसे तो कंफर्टेबल होते हैं लेकिन उनका जो गियर बॉक्स होता है वो अक्सर तंग करता है। गियर्स कभी लगते हैं कभी नहीं लगते, या निकालने में मसला होता है या लगाने में मसला होता है। तो इस बाइक के अंदर ऐसा इशू नहीं है। इस बाइक के गियर्स आराम से लग भी जाते हैं, आराम से निकल भी जाते हैं। बहुत स्मूथ गियर बॉक्स है इस बाइक का। इसके अलावा हम अपने चौथे प्रो की तरफ चलेंगे तो वो है इस बाइक के लो कॉस्ट पार्ट्स। क्योंकि इस बाइक की प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो चुकी है तो इसी वजह से इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो सस्ते हैं बनिस्बत दूसरे बाइक्स के। Honda 125 से सस्ते नहीं है। Honda 125 से आपको थोड़े से महंगे मिलेंगे लेकिन आपको फिर भी कॉस्ट वाइज आपको कम मिलेंगे, इसकी कॉस्ट कम मिलेगी। उसके अलावा हम अपने फिफ्थ प्रो की तरफ चलेंगे तो फिफ्थ प्रो में जो आपको मिलता है वो है लो फ्यूल कंजम्पशन। ये बाइक जहां आपको कंफर्टेबल मिलता है, दूसरी साइड पर ये लो फ्यूल कंजम्पशन वाला बाइक है। इस बाइक के अंदर आपको एवरेज जो मिलती है वो मिनिमम भी 40 किलोमीटर पर लीटर आपको एवरेज मिलती है इस बाइक की। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस बाइक को किस तरह चलाते हैं। अगर आप इसको फुल रफ भी चलाएं लेकिन आपका बाइक जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है, आप इसको टाइम पे इसका ऑयल चेंज करवाते हैं, टाइम पे इसकी ट्यूनिंग करवाते हैं और आप चलाते हैं इसको थोड़ा सा रफ है, फिर भी आपको एवरेज 40 तक 35 से 40 के दरमियान, आपको मैक्सिमम भी 40 तक मिल सकती है आपको रफ चलाने पर। अगर आप स्मूथ चलाएं, मतलब आप स्पीड रखें 40 से 60 के दरमियान, आपको फिर एवरेज इसकी 50 प्लस भी मिल जाती है। इसके बाद हम अपने छठे प्रो की तरफ आएंगे तो वो है इस बाइक के अंदर इफेक्टिव ब्रेकिंग। यामाहा YB125Z DX के अंदर इन्होंने ब्रेकिंग डिस्क ब्रेक इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो डिस्क ब्रेक ऐड करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर आप पावर भी अच्छी है तो आपको ब्रेकिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस बाइक की जो ब्रेक है वो बहुत ज़बरदस्त ब्रेक है और इफेक्टिव ब्रेक है। ये नहीं है कि ब्रेक इसकी अच्छी नहीं, इस बाइक की जो बहुत अच्छी ब्रेक है। आपको फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पर आपको इसके अंदर ड्रम ब्रेक मिल रही है। सिंपल अगर YBZ की बात कर ली जाए तो सिंपल YBZ की भी अच्छी ब्रेक है, लेकिन क्योंकि डिस्क का इजाफा हो गया तो डिस्क ब्रेक के सामने ड्रम ब्रेक की क्या बात। इसके बाद हम अपने 7th प्रो की तरफ चलेंगे तो 7th प्रो की हम बात करेंगे जो कि है गुड रोड ग्रिप। इस बाइक की रोड ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है।
आपने यामाहा को तो आप जानते होंगे, सबसे ज़्यादा मशहूर अपनी रोड ग्रिप की वजह से ही है। तो इस बाइक की जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक को मैंने चलाया है, इसको लीन करके भी मैंने चलाया हुआ है और रोड ग्रिप में बिल्कुल इशू नहीं हुआ इस बाइक के अंदर। इसके अलावा हम अपने 8वें प्रो की तरफ चलेंगे तो वो है इस बाइक के अंदर गुड क्वालिटी हेडलाइट। इस बाइक के अंदर आपको जो हेडलाइट मिलती है उसका विजन बहुत ज़बरदस्त है। रात के टाइम आपको जो इसकी हेडलाइट है वो पूरा व्यू देती है, पूरी रोड रोशन कर देती है। ये इस बाइक की लो लाइट बहुत अच्छी है। इस बाइक के अंदर जो बल्ब इंस्टॉल किया गया है वो हेलोजन बल्ब बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला है इसका हेलोजन बल्ब है। इसके बाद हम लास्ट प्रो की तरफ चलेंगे तो वो है इसका टूरिंग का बेनिफिट। यह बाइक टूरिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप YBR को इतना अच्छा नहीं कह सकते जितना अच्छा इस बाइक को कह सकते हैं टूरिंग के लिए, क्योंकि इस बाइक की जो सीट है वो पैसेंजर के लिए भी और राइडर के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप YBR की बात करें तो YBR जो राइडर है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन पैसेंजर के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है फील जब ज़्यादा लॉन्ग टूर ज़्यादा सफ़र हो। लेकिन इस बाइक की सीट दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल है और उसके अलावा ये स्मूथ भी है, पावर भी है इस बाइक के अंदर। तो इस बाइक को आप टूरिंग पे लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा GS 150 को। इस बाइक को मैं रिकमेंड करूँगा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की राइड हो आपकी और स्ट्रेट रोड हो, उसके लिए आप इसको लेके जा सकते हैं आराम से। इसके बाद चलते हैं हम अपने कॉन्स की तरफ। तो कॉन्स में जो मैंने सबसे पहली चीज़ ऐड किया वो है इस बाइक का ओवर प्राइस्ड होना। ये वाला कॉन तो अब ऑलमोस्ट हर बाइक के अंदर ही आ रहा है। यामा ने रिसेंटली अपने बाइक्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी हैं। ना 3000 ना 4000, डायरेक्ट 8000 या 7000, इतनी इन्होंने प्राइसेस अपने बाइक्स की बढ़ाई हैं। और इस बाइक की मैं आपको प्राइस बता देता हूँ कि इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस चल क्या रही है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा फिर। तो इस बाइक की जो अब आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,90,000 रुपये, 1,90,000 रुपीज़ इस बाइक की अब लेटेस्ट प्राइस मिलती है आपको। जब यह बाइक लॉन्च हुआ था उस वक्त इस बाइक की प्राइस अराउंड 160 टू 170 के दरमियान इसकी उस वक्त प्राइस थी। अब इस बाइक की जो प्राइस है वो 1,90,000 रुपीज़ हो गई है। जिस तरह का ये बाइक है मेरे ख्याल में इसकी प्राइस कम होनी चाहिए थी। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर हम अगर एक और कॉन की बात करें तो वो है इस बाइक के अंदर कील स्विच और डिपर का ना होना। वैसे तो इस बाइक के अंदर ओवरऑल तमाम फीचर्स आपको मिल जाएंगे, मीटर के अंदर भी और असेंबलीज में भी। बस ये 2 चीज़ों की कमी है, कील स्विच और डिपर। और ये यामाहा के तमाम बाइक्स के अंदर ही ये इशू है। आपको YBZ के अंदर, YBR, YBR-G, YBZ DX, इन सारे बाइक्स के अंदर आपको ये इशू मिलेगा कि इसके अंदर कील स्विच मिसिंग होगा और डिपर मिसिंग होगा। ये इसको लाजमी ऐड करना चाहिए यामाहा को इस बाइक के अंदर और सारे बाइक्स के अंदर, बल्कि अपने कील स्विच और डिपर लाजमी ऐड करना चाहिए। इसके अलावा एक लास्ट कॉन की बात करेंगे वो है इस बाइक के अंदर मैकेनिक्स का इशू। मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी का तो इशू नहीं है, लेकिन मैकेनिक्स का इशू है। इसका मतलब यह है कि जो मैकेनिक्स हैं उनको पता नहीं होता कि उन्होंने बाइक का काम कैसे करना है। ये बहुत ज़्यादा इशू है और वो आपके बाइक की जो ओरिजिनल सेटिंग है उसको छेड़ देते हैं। फिर बहुत से लोगों का ये इशू आता है कि उनके बाइक की एवरेज अच्छी नहीं आ रही, उनका बाइक भाग नहीं रहा, उनका बाइक खुल के नहीं चल रहा, उनका बाइक पेट्रोल ज़्यादा पी रहा है। इस तरह के इश्यूज़ बहुत सारे फिर लोगों को आते हैं और कई लोगों को आ चुके हैं मैकेनिक्स की वजह से, क्योंकि ये बाइक तो यामा ने जो बनाया है वो काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छा बाइक बनाया है, लेकिन मैकेनिक्स इस बाइक को बिगाड़ देते हैं जिनको पता नहीं होता। अच्छे मैकेनिक्स मिलना बहुत मुश्किल है इस बाइक के लिए। अक्सर मैकेनिक्स बैठे हैं, यामा के बहुत सारे आपको मैकेनिक्स मिल जाएंगे। इसके मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी का तो इशू नहीं है, लेकिन अच्छे मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी का इशू है। वो फिर आपको खुद ही जज करना पड़ता है, आपको खुद ही देखना पड़ता है कि कौन सा मैकेनिक इसके लिए बेहतर है, कौन सा इसके लिए सूटेबल है, कौन सा नहीं है। तो मैकेनिक्स का भी इस बाइक के अंदर इशू होता है। आपका मैकेनिक एक दफ़ा अगर आपके बाइक को बिगाड़ दे फिर आप बाइक को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो गाइस, ये थे इस बाइक के प्रोज और कॉन्स। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ एडिशन करनी हो तो आप मुझे लाजमी बताएं इस बाइक के अंदर कि कोई चीज़ अगर मैंने मिस कर दी हो और मुझे ऐड करनी चाहिए थी तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताएं। उसके अलावा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।